नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। आप इस वक्त टाइम्स ऑफ भारत के साथ हैं और वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। इस कार्यक्रम में उन्हीं मुद्दों की बात करते हैं जो मुद्दे सीधे आपसे जुड़े होते हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे आर्यन खान की। आपको लगेगा कि उसके बारे में, शाहरुख खान के बेटे हैं, एक ड्रग के केस में फंसे हुए हैं। आपसे इसका क्या मतलब? इससे कानून की प्रक्रिया के ऊपर कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या आर्यन खान, जो अब 20 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे, क्या उनको शाहरुख खान के एक बड़े बाप का बेटा होने का नुकसान उठाना पड़ रहा है? इसके बाद हम बात करेंगे कोयले की किल्लत के पीछे असल कहानी की। बार बार कई राज्यों ने कहा कि कोयले की किल्लत है, कोयला पहुंच नहीं रहा है, पर उसके पीछे राज्य क्या कर रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। इसके बाद खाद्य तेल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, सरकार को आईना दिखाने वाली एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की 6 बड़ी खबरें। आर्यन खान की जमानत पर 20 अक्टूबर तक फैसला सुरक्षित। अभी 6 दिन और आर्यन खान को जेल में रहना होगा। वक्त की कमी के चलते जज ने फैसला टाला। आतंकवाद के खिलाफ अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, अटैक के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दुनिया को दिखा दिया, भविष्य में भी अटैक होने पर मुंहतोड़ जवाब देंगे। लखीमपुर खीरी में एसआईटी ने किया रिक्रिएशन। हिंसा के सभी आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर हो रही है जांच। छठ पूजा पर केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखी चिट्ठी। कहा, कोरोना अभी नियंत्रण में है, प्रोटोकॉल के मुताबिक छठ मनाने की इजाजत दे दें। मनोज तिवारी ने जवाब दिया, देर आए दुरुस्त आए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने एम्स पहुंचे राहुल गांधी। अस्पताल के डॉक्टरों से मिलकर मनमोहन सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी ली। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपने बेटे और बहू के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने पहुंचे। बेटे की शादी के बाद आशीर्वाद देने गए। In association with Colors, make life better. सनी देओल का एक बड़ा फेमस डायलॉग था, तारीख पर तारीख। और वैसी ही तारीखें अब निकलती जा रही हैं आर्यन खान के केस में। आर्यन खान की मुश्किलें जो हैं वो कम अब होती नजर नहीं आ रही। कोर्ट ने आज फिर से आर्यन खान के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि अब आर्यन खान को 20 तारीख तक, यानी कि 20 अक्टूबर तक जेल में ही रहना होगा। इसके ये मायने होंगे कि 20 अक्टूबर को फिर जब सेशंस कोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि अब दशहरे की छुट्टियां आ जाएंगी और उसके बाद वीकेंड भी है, जब सेशन कोर्ट में दोबारा सुनवाई की जाएगी तब तय होगा कि आर्यन खान को जमानत मिलेगी या, और जिसके कारण जज ने अपना फैसला जो है वो अब सुरक्षित रख लिया है। सबसे पहले आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं और वहां पर इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी अनिल और अनुज जो हैं, दोनों जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं अनुज, आज क्या क्या दलीलें दी गई और एक बार फिर जो कल जिस तरीके से समय खत्म हो गया था, उम्मीद थी कि आज कम से कम इस पर पूरी बहस पूरी हो जाएगी, तो जज साहब ने क्या कहते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है? जी देखिए, आज करीब 12:30 बजे के आसपास इस पूरे मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन चूंकि एएसजी जो थे वो समय पर पहुंच नहीं पाए, क्योंकि उनका हाई कोर्ट में एक मैटर में सुनवाई थी। इसका 1:15 बजे के बाद एएसजी जो है वो कोर्ट में पहुंचे। उसके बाद लगातार इस मैटर में सुनवाई शुरू हुई, जहां एएसजी जो कि एनसीबी की तरफ से पूरे मामले को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने तमाम तरीके की दलील दी कि क्यों आर्यन खान को जमानत न दी जाए। इसको लेकर जिस तरीके से लगातार ये बात कही जा रही थी कि आर्यन खान के पास से किसी तरीके का ड्रग्स नहीं मिला है, उसको लेकर उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल पेश किए। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट का हवाला दिया, हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट का हवाला दिया, और उनका साफ तौर पे ये कहना था कि ये वो जजमेंट है जिसमें आरोपी के पास से भले ही कुछ न मिला हो, बावजूद इसके एक मैटर में तो आरोपी 3 साल तक कस्टडी में भी रहा। तो कहीं न कहीं उनकी तरफ से लगातार जो दलील दी गई थी आर्यन खान के वकील अमित देसाई की, उन दलीलों पर ये अपना जवाब सबमिट कर रहे थे और लगातार ये बता रहे थे कि भले उनके पास से कुछ न मिला हो, लेकिन अगर उनका कॉन्टैक्ट, अगर उनका लिंक दूसरे आरोपी से आता है जो कि इस मामले में जिस पर गंभीर चार्जेस हैं,
तो कहीं ना कहीं सजा दोनों के लिए एक जैसी बनती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि आर्यन जो ड्रग्स का जो चैट्स को लेकर किस तरीके से चीजें हुई हैं, किस तरीके से विदेशी मूल के आदमी से कांटेक्ट की बात सामने आई और वो आदमी है जिसका लिंक इलिसिट ट्रैफिकिंग में पाया गया है। तो निश्चित तौर पर तमाम जो दलील दी गई थी आर्यन खान के वकील की, उस तमाम दलीलों पर एएसजी ने अपनी बातें रखी। उसके बाद शुरू हुई आर्यन खान के वकील ने अपनी दलील शुरू की। आर्यन खान के वकील ने कहा कि ये मैटर जो है, हर मैटर का अपना एक अलग मेरिट होता है, इस मैटर को हर मैटर की तरह जोड़ के न देखा जाए, ये बिल्कुल दूसरे मैटरों से जुदा है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि चूंकि इस मैटर को इस तरीके से रिप्रेजेंट न किया जाए, क्योंकि ये स्टार के बेटे हैं, खासतौर पे रोल मॉडल हैं, ऐसे में इनको इस तरीके से चीजें न किया जाए जो कि एग्जाम्पल बने, ऐसा कोर्ट में न पेश किया जाए, क्योंकि ये एक जो हर केस का एक मेरिट है और मेरिट के हिसाब से आर्यन खान जो है वो कहीं ना कहीं एलिजिबल है बेल एप्लीकेशन, न सिर्फ बेल एप्लीकेशन की सुनवाई पे बल्कि उनको बेल मिलना चाहिए, वो एप्लीकेबल है। उसको लेकर ये बात कई बार कही जा चुकी है, इस पे कई अलग अलग तरीके से बहस भी करी जा चुकी है, लेकिन आज फिर आर्यन खान के हाथ में किसी तरह की जो कहें वो नाकामी लगी, मायूसी लगी है। अरुणिल के पास चलते हैं फटाफट। अरुणिल, कहां हैं आप इस वक्त मुंबई में और क्या रिएक्शन आ रहे हैं? जो हमने देखा कि इस पे राजनीति भी बड़ी हो रही थी, आम जनता से भी आप बात कर रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन है? क्या आर्यन खान को सिर्फ इस वजह से मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वो शाहरुख खान के बेटे हैं, या लोगों को लगता है क्योंकि बड़े बाप के बेटे हैं इस वजह से इनका एग्जाम्पल जरूर बनना चाहिए? कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि जो नारकोटिक्स ब्यूरो ने जो काम किया है वो ये दर्शाया है कि अगर तुम किसी के भी बेटे हो, तुम शाहरुख खान के बेटे हो या तुम किसी बड़े पॉलिटिशियन के भी बेटे हो, तुम्हारे पास क्लाउड भी होगा सोसाइटी में, बट अगर तुमने गलती की है तो तुम्हें जेल में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। बट इस पूरे बात पे ये प्रश्न भी उठता है कि क्या आर्यन खान ने सच में बहुत बड़ी गलती की है कि उन्हें इतने दिन जेल में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा? बॉलीवुड के अगर हम रिएक्शंस देखें तो मैक्सिमम बॉलीवुड के रिएक्शंस ऐसे आ रहे हैं कि आर्यन खान को सिर्फ इसलिए इतना भुगतना पड़ रहा है क्योंकि वो एक बॉलीवुड सुपरस्टार के बेटे हैं। बट अगर हम कोर्ट की बात करें तो जैसे अनुज भी बता रहे थे कि 8 पुराने केसेस, पुराने जजमेंट्स जो एनडीपीएस एक्ट में आते हैं उसको मेंशन किया गया। उसमें सौविक चक्रवर्ती जो रिया चक्रवर्ती के भाई है उसको भी प्राइमरीली मेंशन किया गया एएसजी ने, ये बोलते हुए कि सौविक चक्रवर्ती के पास भी कोई ड्रग्स नहीं पाया गया था, बट व्हाट्सएप चैट्स के थ्रू ये मालूम पड़ा था कि वो ड्रग डीलर्स के कांटेक्ट में थे, इसलिए उनको बेल नहीं मिली थी। और बार बार एएसजी यही बता रहे थे कि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट ये दोनों भी ड्रग डीलर्स के साथ कांटेक्ट में थे। इनफैक्ट इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिक को बहुत बार मेंशन किया गया। ये भी बोला गया कि एनसीबी ये कोशिश कर रही है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को कांटेक्ट किया है ताकि वो जो फॉरेन नेशनल है, जो ड्रग ट्रैफिकर है, जिसके साथ कमर्शियल अमाउंट में ड्रग्स की बात की गई थी आर्यन खान की तरफ से, ताकि वो जो इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकर है उसका और डिटेल्स ले जाया जाए। और मतलब एक बड़ा कैनवस प्रेजेंट करने की कोशिश करी आज एनसीबी ने। यह भी कहा कि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी मदद ली जा रही है, इंटरनेशनल ड्रग डीलर्स हैं, लेकिन घूम फिर के बात यही आती है कि उनके पास ऐसे सबूत क्या है? अभी तक कम से कम व्हाट्सएप चैट के अलावा आर्यन खान के खिलाफ कुछ ज्यादा बड़े सबूत दिखाई नहीं पड़े। अब लोग बार बार ये बात कह रहे हैं कि आप बेल एप्लीकेशन में पूरे केस की मेरिट्स डिस्कस कर रहे हैं। मैं फटाफट इस वक्त सिद्धार्थ लूथरा साहब के पास भी आपको लिए चलता हूं, सीनियर एडवोकेट हैं, लगातार इस मामले पर अपनी राय बड़ी बेबाकी से रख रहे हैं। हमारे साथ अरुणा मुकील भी हैं जो पूर्व सदस्य हैं सेंसर बोर्ड की, और प्रियदर्शनी सिंह हैं, एक्टर मॉडल हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ लूथरा जी, लगातार हम इस बारे में बात कर रहे हैं और कल भी जो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं नया सवाल आपसे क्या पूछूं, क्योंकि हम यही बात कर रहे थे कि जो बेल एप्लीकेशन का जो समय है आज इसको फिर टाल दिया गया ये कहकर कि अभी समय नहीं है, जज साहब ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। एक आर्गुमेंट ये भी आया कि बाकी जो आरोपी हैं उनकी जो अभी आर्ग्यूमेंट्स हैं बेल की वो अभी जारी हैं, इस वजह से सबका फैसला जो है वो इकट्ठा सुनाया जाएगा। एनसीबी कहती है कि बहुत बड़े रैकेट में आर्यन खान का नाम हो सकता है क्योंकि उन्होंने कुछ व्हाट्सएप चैट्स में इंटरनेशनल लिंक दिख रहे हैं। सर, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एनसीबी अपने तौर तरीके से इस केस को बढ़ा के बता रहे हैं कि उनको लगता है कि क्या इसमें एक संजीदगी है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी उनसे पूछ करनी पड़ेगी कि भाई आपके पास मटेरियल एविडेंस क्या है।
व्हाट्सएप चैट्स के अगर बेसिस पे ही है मटेरियल, तो उसके बेसिस पे रिकवरी के बगैर आप किस बेसिस पे कस्टडी मांग सकते हो, रख सकते हो या बेल अपोज कर सकते हो? एनडीपीएस के कानून में मैंने पहले भी कहा है कि अगर कमर्शियल क्वांटिटी की रिकवरी हो तब तो बेल की बहुत स्ट्रिंजेंट कंडीशंस हैं जिसमें बेल नॉर्मली नहीं होती, पर इस केस में तो रिकवरी जब नहीं है, कुछ उनसे पाया नहीं गया, तो फिर आपको अगर तफ्तीश करनी, इन्वेस्टिगेशन करनी, आप बड़ी खुशी से कीजिएगा, बट बेल और इन्वेस्टिगेशन को लिंक ना किया जाए। व्हाट्सएप चैट्स एक ऐसी चीज है, आप उनको देखेंगे, उनकी इंटरप्रिटेशन होगी, पूछताछ होगी। अब तो आर्यन खान से पूछताछ भी नहीं हो सकती, वो तो जेल में है जी। और अगर व्हाट्सएप चैट की वेरिफिकेशन करनी है तो आप व्हाट्सएप कंपनी को तो लिखिएगा। एक चीज मैं आपको कई बारी कहना चाहूंगा, ये जो प्रोसेस है जिसमें बिना रिकवरी आप लोगों को एनडीपीएस में बढ़ा रहे हो, मैं तो आज ये मैंने बताया पहले भी, ये तीसरा केस मैं देख रहा हूँ, तीसरा केस में मैं देख रहा हूँ जो मेरे सामने, जिसके फैक्ट्स पता है, चौथा बॉम्बे वाला था, जिसमें ये हर केस को नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का बना देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इनके पास कई नेशनल इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के केस जरूर होंगे, पर होता ये है कि, और मैं भी एएसजी रहा हूं, होता ये है कि जब एजेंसी को जरूरत होती है तो वो एएसजी साहब को बुलाएंगे, वो आएंगे, बहस करेंगे, उनके भी 10 प्रेशर्स हैं, वो आएंगे, बहस करेंगे और एक प्रोसेस होता है। ऐसे करते करते लोग, एक मैंने केस आपको बताया था कर्नाटका की एक्ट्रेस का, उनकी सुप्रीम कोर्ट से 145 दिन के बाद बेल हुई, जब उनसे रिकवरी नहीं थी। हमें कभी सोचना पड़ेगा कि ऐसी अरेस्ट्स जस्टिफाइड है कि नहीं, ठीक है, ऐसी ऑपोजिशन टू बेल जस्टिफाइड है कि नहीं। और मेरा ये भी मानना है कि कोर्ट्स को भी थोड़ी इसमें सेंसिटिविटी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि होता ही है कि मीडिया में इतना मामला उछल जाता है कि कोर्ट्स भी फूक के चलते हैं, और ये कोर्ट्स का भी प्रोसेस, बिकॉज वो नहीं चाहते कि मैं आपको भी ब्लेम करूंगा, क्योंकि अगर जज फैसले में बेल दे दे या ना दे तो अगली बारी शाम को फिर डिबेट हो जाएगी। आज तो मतलब कई मैं ये मान के चलूं सिद्धार्थ लूथरा साहब कि जो जज साहब हैं उनके ऊपर या प्रोसेस के ऊपर भी जो प्रेशर है वो दोनों तरफ से पड़ता है कि छोड़े या ना छोड़े। बड़े बाप का बेटा इसका भी नुकसान उठाएगा, बड़े बाप का बेटा है इसका फायदा भी उठाएगा, दोनों ही चीजों में वो ये बात को शायद कहीं ना कहीं नॉर्मल केस से ज्यादा इस केस के अंदर जिसे कहें कि एक शो एंड टेल टाइप का सिचुएशन जरूर रहता है एनसीबी के लिए भी और अदालत की प्रोसेस के लिए भी, कि ऐसा ना लगे कि उनको आसानी से छोड़ा जा रहा है। मैं फटाफट आदमी जो अंदर होता है वो रगड़ा जा रहा है, क्योंकि पिछले अब 2 अक्टूबर से आर्यन खान अभी फिलहाल जेल में, आर्थर रोड जेल में, उनको अब और 6 दिन बिताने पड़ेंगे। आर्थर रोड जेल में आपको बता दूं ये वही जेल है जहां पर कसाब जैसे खूंखार आतंकवादियों को रखा गया। अब जैसे बार बार यही बात हो रही है कि वो उनसे रिकवरी हुई नहीं, क्या ये राजनीति हो रही है, क्या शाहरुख खान को निशाना बनाया जा रहा है? मैं अरुणा मुकील जी आपसे पूछना चाहता हूं आपका इस पे क्या पक्ष है, क्योंकि कई लोग अब दबी जुबान में सीधे सीधे कहने लगे हैं क्योंकि वो शाहरुख खान के बेटे हैं, इस वजह से उनके ऊपर ये निशाना बनाया जा रहा है और आर्यन खान के जरिए शाहरुख खान को मैसेज भेजा जा रहा है। मेरा भी यही मानना है कि वो छोटा बच्चा है। पहली बात तो 23 साल की उम्र है, जिसमें हो सकता है नासमझी से उसने ये एक्सेप्ट भी कर लिया हो, अपने पापा को भी बताया ही होगा, उसने जाने से पहले अपने घर में इन्फॉर्म किया होगा। क्या पता कोई लापरवाही हुई होगी जो ये वहां तक पहुंच गए, क्रूज तक, और वहां से जो गिरफ्तार हुए। मेरे को सिर्फ सबसे पहले एक चीज ये पूछनी है, इन लोगों के पास इतना ड्रग्स आता कहां से है? पोर्ट में, अडानी जी के पोर्ट पे अगर 3000 किलो गांजा पकड़ा जाता है, उस बात को इतना हवा नहीं बनाया जाता, तो उसको थोड़ी दिन में ही उसके बाद को भुला दिया जाता है कि इतनी 25,000 करोड़ रुपए की ये जो खेप पकड़ी गई थी, उस चीज का कहीं कोई नामो निशान ही नहीं होता मीडिया में, कहीं उसको कहीं हाईलाइट नहीं किया जाता। और जिस बच्चे के पास ना कोई हशीश में कोई भी ड्रग नहीं मिली है, ना उसने कंज्यूम किया है, उसको अरेस्ट करके आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं सोसाइटी के सामने कि ये देखो, ये इतने बड़े स्टार के बच्चे हैं, हम इसको भी पकड़ सकते हैं क्योंकि हमें इस पे शक है कि इसका इसके साथ लिंक है, बाहर इंटरनेशनल लिंक है, वो भी व्हाट्सएप चैट के जरिए। तो मुझे लगता है ये जस्टिफाइड नहीं है।
जस्टिफाइड नहीं इसके ऊपर, क्योंकि कई तरह से ये बात बार बार कही जा रही है। एनसीपी के जो नेता हैं वो तो सीधे सीधे आके कह रहे हैं कि ये एक बीजेपी का ऑपरेशन है, उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश है, क्योंकि इसमें जो एक गवाह है, एक विटनेस जो है, इसमें जो एक विटनेस है वो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर भी कहा गया। वो व्यक्ति और एक दूसरा व्यक्ति जो आर्यन खान के साथ उस वक्त मौजूद था, कस्टडी में फोटो खिंचवा रहा था, और उन दोनों को एनसीबी ने अपना विटनेस बनाया है। वो खुद एक केस में फंसे हुए हैं और इस समय गायब है। सिद्धार्थ लूथरा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं प्रियदर्शनी के पास जा रहा हूं जी, आप पहले अपनी बात पूरी कंप्लीट कर लूं। करने दीजिए उनको, करने दीजिए। जी बताइए मैम। जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें अगर शिकंजा, अगर एनसीबी को एग्जाम्पल सेट करना है तो एग्जाम्पल वो वहां सेट करें कि ये जो जहां से इतनी बड़ी बड़ी खेपें आ रही हैं उनको पकड़ रहे हैं ताकि इन बच्चों तक पहुंचे ही नहीं। एग्जाम्पल सेट करना है तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको पॉलिटिकल, अगर आपको कोई बदले लेने हैं, रिवेंज लेने हैं, तो वो पॉलिटिकल रिवेंज हर एरा में होता रहा है। कांग्रेस की जब सरकार बनती है तो बीजेपी वालों से लेती है, बीजेपी की बन रही है तो कांग्रेस वालों से ले रही है, या लेकिन उनके प्रो नहीं है उनसे ले रही है। तो पर एनसीबी का जो लार्जर मैंडेट है सिद्धार्थ लूथरा साहब, वो भी यही है कि आप बड़े तस्करों को पकड़ें, आप बड़े जो इस तरीके के सोर्स हैं उनको पकड़ें। एंड यूजर से कड़ी जोड़ना क्या कहीं ना कहीं इस पर कई बार सवाल उठा है, और स्पेशली उस यूजर से जिसके पास तो मिला भी नहीं है। जी सिद्धार्थ लूथरा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस बात पे? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें दो चीजें समझनी पड़ेगी कि आपने एकदम सही ठीक कहा कि एनसीबी का मैंडेट क्या है। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि एनसीडी का मैंडेट नहीं है कि छोटे सेलर्स को ना पकड़े, ये कहना गलत होगा। लेकिन एनसीबी का मैंडेट है जो ड्रग की सोर्स है। जैसे पहले हम मानते थे कि कई स्टेट्स में, जैसे पंजाब में, उड़ता पंजाब के बारे में आपने सुना, वहां एक सोर्स बन रही थी, बॉर्डर की दूसरी साइड से ड्रग्स आ रही, कई जगह फैक्ट्रीज बनी है। उन पे जरा गौर रखें, वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, मेरा मानना है, और मैं इसमें थोड़ा फर्क कहूंगा, कि ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, होनी चाहिए। ये इशू एक जवान लड़के की है, हो सकता है उसने गलती की, हो सकता है नहीं की, हो सकता है बेगुनाह है, पर जो भी है उसको आप कानून पे टेस्ट करें। आप उसको एक पॉलिटिकल एंगल ना दें, क्योंकि अगर हम उसको पॉलिटिकल एंगल देंगे, चाहे एनसीपी वाले दें चाहे बीजेपी वाले दें, तो रगड़ा तो जा रहा है वो बच्चा और उसका परिवार। बिल्कुल। और इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, बिकॉज हमारे देश में, मैं आपको चीज बताऊं, एक कॉन्सेप्ट है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, कि हर आदमी बेगुनाह माना जाता है। एनडीपीएस एक्ट के तहत भी तब आदमी पे प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस हटती है जब उससे रिकवरी हो। ठीक है। क्योंकि इसमें रिकवरी नहीं है तो इस बच्चे की प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इंटैक्ट है। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि आज के दिन में इसको गुनहगार मानना गलत है। एनसीबी को दिखाना पड़ेगा, और जब तक वो दिखाएंगे तब तक कस्टडी की जस्टिफिकेशन है कि नहीं, ये जज साहब को फैसला देना है। प्रोसेस में ही, बिल्कुल प्रोसेस में ही 20 दिन अगर वो जेल में रह लेंगे, वो भी इस तरीके के हुंकार आतंकवादी लोगों के साथ, तो कहीं ना कहीं क्या ये जस्टिफाई हो सकता है? इस पर भी सवाल जरूर होगा। मैडम, मैं प्रियदर्शनी जी के पास भी जाना चाहता हूं, उनसे अभी तक बात नहीं कर पाया हूं। प्रियदर्शनी जी, आप बताइए, आप एक्टर है, मॉडल है, उस इकोसिस्टम का पार्ट है, जिस इकोसिस्टम से शाहरुख खान आते हैं, जिस इकोसिस्टम से आर्यन खान आते हैं, तो आपको इसमें क्या लगता है, क्या आर्यन खान, जो बात हो रही है, बात ही इसी वजह से आर्यन खान पर हो रही है क्योंकि वो शाहरुख खान के बेटे हैं, तो इस वजह से उनको लीनियंसी दिखानी चाहिए? आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, दो बातें हैं। मैं यहाँ पे जितने भी पैनलिस्ट हैं उनको बहुत ध्यान से सुन रही थी। पहली बात तो कि 23 वर्षीय कोई भी नवजात शिशु नहीं होता, बालक नहीं होता। मुझे लगता है कि आज का युवा इतना अवेयर है कि उसे पता है कि ड्रग्स लेना या फिर खरीदना या ऐसा किसी भी चीज का सेवन करना गलत है। लेट मी प्लीज कंप्लीट, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। उसके बाद दूसरी बात कि मैं क्योंकि उसी इंडस्ट्री से आती हूँ, तो डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि मीडिया ट्रायल तो देखिए हो रहा है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है कि मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा है। क्या अगर वो शाहरुख खान के बेटे नहीं होते तो क्या उनको इस तरीके से अरेस्ट किया जाता? उस पार्टी में 2000 लोग थे, उस पूरे क्रूज में 2000 लोग थे, और उस प्राइवेट पार्टी में 558 लोग थे। 558 लोगों में शाहरुख खान के बेटे को ही क्यों अरेस्ट किया गया, जबकि उनके पास से कोई भी चीज बरामद नहीं की गई? इस देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। चर्चा क्या होती है? जब भी कोई बड़ा मुद्दा उठ रहा होता है तो चीजों को भटकाने के लिए, लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, डाइवर्सिटी क्रिएट करने के लिए
Correct, चीज correct, क्रिएट कर correct. दी जाती है। ठीक है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सिद्धार्थ उत्तर साहब आपसे, क्योंकि जो कानून के आप दांवपेच दोनों तरफ से देख रहे हैं, जिस तरीके की अब पेश करी जा रही है डिफेंस की तरफ से, जो जिरा पेश करी जा रही है, और उसी तरीके की जिस तरह की बातें एनसीबी की ओर से आ रही हैं, मैं आपसे इसलिए भी पूछना चाहता था क्योंकि एनसीबी पर अब यह आरोप भी लग रहा है कि वो हेडलाइन हंटिंग होती है इतने सारे एक्टर्स वगैरह को अरेस्ट करके। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हमने देखा एक के बाद एक स्टार्स की लाइन लगा दी गई, बड़े बड़े स्टार्स की। उस केस में भी कुछ खास अभी तक निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। मैं अपने प्रोड्यूसर से भी कहूंगा कि वो बताएंगे। समीर वानखेड़े साहब जो हैं, समीर वानखेड़े साहब जो इस पूरे केस को देख रहे हैं, उनके पास एक पूरी फहरिस्त है और अलग अलग डिपार्टमेंट में कई बार शाहरुख खान से लेकर दीपिका पादुकोण तक कई एक्टर्स को उन्होंने किसी ना किसी मामले में पकड़ा है, किसी ना किसी मामले में उनकी जांच करी है। तो क्या आपको लगता है कि एजेंसी भी कहीं ना कहीं इस दबाव में है कि अपनी एग्जिस्टेंस को या अपने इसको एक जस्टिफाई करने के लिए एनसीबी भी कई बार पब्लिसिटी और हेडलाइन हंटिंग में लग जाती है? देखिए, ये जो हेडलाइन हंटिंग का कॉन्सेप्ट है आज का नहीं है, बहुत पुराना हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद ये बहुत बढ़ चुका है। फर्क ये है, आज के दिन में जो भी वकील बहस करता है उसकी लाइव रिपोर्टिंग हो रही है। तो ये एक सिस्टम का प्रोसेस बन गया है और इसमें एक बहुत सिंपल तरीका है। एनसीबी अगर चाहती है कि उसकी रिपोर्ट्स ना आए तो वो कोर्ट मूव कर सकती है कि जी इसकी रिपोर्टिंग लिमिट करे, सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर पे करें, जो बहस होती है उसकी रिकॉर्डिंग ना आए। और सिमिलरली जो प्राइवेट अक्यूज्ड हैं वो भी ये केस कर सकते हैं। तो 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिसिटी केसेस के, पेंडिंग केस के बारे में पब्लिसिटी सिस्टम को हार्म करती है, नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि जो अंदर अक्यूज्ड है उसकी प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस डैमेज होती है और इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी बहुत कुछ खुल जाता है जो कहीं ना कहीं नुकसानदेह होता है, क्योंकि उसको जस्टिफाई फिर करना पड़ता है। तो मेरा तो ये मानना होगा कि कोई एजेंसी हेडलाइन हंटिंग से इम्यून नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद ये एक लेवल पे पहुंच गया है कि जो भी इंसान क्रिमिनल प्रोसेस में फंसता है उसका और उसके परिवार की क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन खत्म कर दी जाती है, चाहे वो बाद में बेगुनाही साबित हो जाए कोर्ट में, पर उस नुकसान वो कभी झेल नहीं पाएंगे, वो नुकसान कभी वापस नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेपुटेशन डैमेज होगी। 24 घंटे में बात कर करके, रिलीज कर करके ये सब नुकसान हो गया। उसके बाद तो अक्विटल जब आएगा तो आप देखेंगे ना कोई अखबार में आएगा ना कोई मीडिया में आएगा, एक स्निपेट आ जाएगी 4 लाइन की, और उससे आदमी की जो क्रेडिबिलिटी है, रेपुटेशन है जो मार्केट में, वो फिर डेफेमेशन केस फाइल करे। अब डेफेमेशन केस फाइल करना हमारे देश में एक और सिरदर्दी है। आप फिर प्रूव करो कि मैं इनोसेंस हूं, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन हो, फिर एविडेंस हो। तो इसलिए जब तक हमारे सिस्टम में, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हम प्रावधान नहीं बनाएंगे कि अगर आप झूठा केस या गलत केस बनाते हो, किसी को कस्टडी में रखते हो, बिल्कुल उसका इमीडिएट जुर्माना होना चाहिए, जल्दी जुर्माना होना चाहिए सिस्टम के हिसाब से, प्रोसेस के हिसाब से, और ऑफिसर्स के अगेंस्ट भी इलीगल अनजस्टिफाइड एक्शन के लिए होना चाहिए। ठीक है, कई बार ग्रे एरियाज होते हैं कि ऑफिसर्स बोनाफाइड एक्ट करते हैं, उनको ना पनिश करो, पर अगर कोई एक चीज को उछाल के बिना एविडेंस के चला रहा है तो उस पर एक्शन तो लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। और इसी पे मैं अरुणा जी आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे कि हम अभी चला रहे थे, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे विवेक ओबरॉय हो, और बहुत भी अलग अलग बड़े एक्टर्स हो, समीर वानखेड़े साहब जो हैं वो मतलब प्रेम दिखाया उनका बॉलीवुड को, खास तौर से उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें वो बड़े आगे दिखाई पड़ते हैं। क्यों ऐसा है कि उसके बाद भी बॉलीवुड एक आवाज में बात नहीं करता है? बार बार जब कहते हैं हमें विक्टिमाइज करा जा रहा है, लेकिन कभी भी एक आवाज में बात ही नहीं करता है बॉलीवुड। सर, एक आवाज में कोई कैसे बात कर सकता है? पिछली बार भी, जब पिछले साल जब सुशांत सिंह राजपूत का केस आ रहा था, जब रिया चक्रवर्ती को और रिया चक्रवर्ती के भाई को लिया गया था अंदर, उस टाइम भी मैंने तब भी काफी बार कहा था कि करण जौहर की वीडियो एक आई थी जिसके अंदर उनके घर की पार्टी में इतने सारे लोगों को ड्रग्स लेते हुए दिखाई दिया था। उसके भी तकरीबन 1.5-2 महीने बाद दीपिका पर या सारा अली खान पर ये लोग जाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। समीर वानखेड़े जी का मैं तो पर्सनली तो उनको जानती नहीं हूँ, बट जहां तक मैंने देखा है टीवी पर, मीडिया के माध्यम से या न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है,
तो उनका बॉलीवुड पे रुझान किस लिए होता है बॉलीवुड पे रुझान, कि एक वो बड़ी ऐसी जगह है कि जहां पर आप वहां निशाना साधेंगे तो आप खुद लाइमलाइट में आ जाते हैं। अगर यही समीर वानखेड़े जी किसी और पे कर रहे होते, 1800 लोग अगर उस क्रूज पे मौजूद थे और जिनको कोई नहीं जानता उन पे किया होता, तो समीर वानखेड़े जी की आज कहाँ बात हो रही होती थी जी? क्या आप नाम ले रहे होते या मैं नाम ले रही होती? मैं जानती भी नहीं कि कोई समीर वानखेड़े जी हैं। बिल्कुल। आज अगर ये कर रहे हैं तो वो खुद को भी तो लाइमलाइट में ला रहे हैं। आज उन्होंने आर्यन खान को उन्होंने ट्रैप ठीक किया, है। उन्होंने उसको देखा कि इंटरनेट पर उनके नाम से टिकटें बिक रही हैं, तो उन्होंने उसे फ्रेम किया। अगर उनके नाम से नहीं बिक रही होती तो क्या ये क्रूज को रोक लेते? क्या इन्होंने अब क्रूज को रोक लिया? मैम, अब फ्रेम किया नहीं किया वो तो अदालत को तय करना है, हम तो खैर इस बात में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि प्रोसेस जो है उसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं इस पूरी प्रोसेस को, और क्या उनके पास एविडेंस है, एनसीबी का केस कितना मजबूत है, इसको लेकर लगातार कई वरिष्ठ अधिवक्ता अपनी अपनी राय रख चुके हैं। प्रियदर्शनी, आपसे पूछना चाहता हूं अंत में, जिस तरीके का ये पूरा अभी चल रहा है, आपको लगता है कि आर्यन खान जो जिस तरीके से अब लोग बात कह रहे हैं कि उनको टारगेट किया जा रहा है, आर्यन खान निशाना है या शाहरुख खान निशाना है? देखिए, हास्यास्पद बात ये है कि ये जो पूरी की पूरी जो टारगेटिंग हो रही है, और जो अभी अरुणा जी ने भी बोला कि एनसीबी जो है, आज एनसीबी और या समीर वानखेड़े के पर मैं देख रही हूँ कि कितने सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं। मैं उनको पर्सनली नहीं, बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे इससे पहले नहीं मालूम था कि उनकी वाइफ एक्ट्रेस है। मुझे ये बिल्कुल नहीं मालूम था कि उनकी वाइफ एक फिल्म एक्ट्रेस है, लेकिन आज लोगों को पता लग रहा है। तो डेफिनेटली ग्लैमर पार्ट तो बहुत ज्यादा अटैच है ही। और हैरानी की बात यह है कि आप दो मापदंड रखे हुए हैं। लोग बोल रहे हैं कि अरे उन्हें एक्टर के बेटे होने का फायदा हो रहा है। कौन सा फायदा हो रहा है भाई? आर्थर जेल में बैठा हुए आदमी का क्या फायदा हो रहा है? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। ठीक है। सेलिब्रिटी बनने का तो मुझे लगता है सेलिब्रिटी के बेटे होने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। अनफॉर्चुनेटली शाहरुख खान के बेटे होने का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वरना क्या इतनी हाइप मिलती? नहीं मिलती, बिल्कुल भी नहीं मिलती, लेकिन आज मिल रही है। आज हम सब चर्चा पे बैठे हैं। पब्लिसिटी अपनी जगह है जिसको लेकर लगातार बात हो रही है, प्रोसेस अपनी जगह है जिसको लेकर सिद्धार्थ लूथरा साहब बार बार बता रहे थे कि इसमें एक बुनियादी थोड़ा सा अलग सोच की, एक जुडिशियल रिफॉर्म की भी शायद आवश्यकता है चीजों को देखने के लिए, क्योंकि अगर यही मान के जी लूथरा साहब, लीगल रिफॉर्म भी चाहिए हमें कि बेसिस हो तो आप अरेस्ट करें और प्रोसिक्यूट करें। जब तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म नहीं लाई जाएगी तो ऐसी बातें होती रहेंगी। और क्योंकि अब हम 24/7 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एज में हैं जी, तो ये रिपोर्टेज कंट्रोल करना सिर्फ कोर्ट कर सकती है, कोर्ट ही ऑर्डर पास कर सकती है। किसी इंसान की ताकत नहीं है कि वो मीडिया रिपोर्टिंग या पब्लिसिटी एडवर्स या पॉजिटिव रोक सके। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए। पर अंत में ये बात भी कहनी बहुत ज़रूरी होगी कि जिस तरीके से इस पूरे केस के ऊपर एक लाइमलाइट बनी हुई है, वो जैसे लूथरा साहब कह रहे थे कि शाहरुख खान के बेटे हैं, मीडिया भी पूरी तरीके से इस तरह का प्रेशर बनाता है, लेकिन एक एनसीबी के बारे में आपको थोड़ा समझना होगा कि उनका पूरा चार्टर क्या है। और एनसीबी का काम ड्रग्स को सप्लाई को रोकने का एक बहुत बड़ा काम है, एनसीबी उसमें काम करती भी होगी। लेकिन अभी हम रिपोर्ट देख रहे थे 2016 की, जिस तरीके के लोगों की प्रोफाइल थी जिनको पकड़ा गया था, वो लोग सारे इस तरीके के लोग थे जो एंड यूजर थे। अब अगर एनसीबी एक एक एंड यूजर के पीछे पड़ने लगेगी और उनको अरेस्ट करेगी, तो एक रिपोर्ट है 2019 की, देश के अंदर 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जिसे कैनबिस कहते हैं या गांजा कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको फूकते हैं या जो भी उसका जिस तरीके से भी उसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या 3 करोड़ लोगों को उठा के एनसीबी अंदर कर देगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और कई सवाल हैं एनसीबी के लिए जो हम लगातार पूछते रहेंगे और इस मामले की रिपोर्टिंग भी आपके सामने लेके आते रहेंगे। अब वक्त हो चुका इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। समीर वानखेड़े जो एनसीबी के अधिकारी हैं और आर्यन खान केस में भी जो इस वक्त इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, उनको मुंबई पुलिस समन कर सकती है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मुंबई पुलिस समन कर सकती है और इसको लेकर अभी से आपको बता रहा हूं बड़ी राजनीति होने वाली है, क्योंकि जो एनसीबी है वो केंद्र की एजेंसी है और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर जो हैं समीर वानखेड़े, जो कई बॉलीवुड से जुड़े हुए मामलों में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी हैं, उनको मुंबई पुलिस
समन कर सकती है, क्यों समन कर सकती है? मैं आपको सीधे लिए चलता हूं अपने सहयोगी सिद्धांत मिश्रा के पास। सिद्धांत, क्यों समन कर रही है? किस मामले में मुंबई पुलिस को समीर वानखेड़े की आवश्यकता है? जी देखिए अंकित, 2 दिन पहले समीर वानखेड़े ने आरोप लगाया था कि वो अपनी मां को कब्रिस्तान मिलने जाते हैं और उस वक्त उन पर 2 पुलिस वाले इलीगल स्नूपिंग कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं। बाकायदा समीर के कुछ सीसीटीवी फुटेजेस हैं, वो भी सिमेट्री से लिए गए हैं। तो समीर को ये शक था, जिसके बाद समीर ने अपने जो बड़े अधिकारी हैं एनसीबी में उनको ये शिकायत की। उन्होंने महाराष्ट्र डीजीपी को इस बारे में सूचना दी, जिसके बाद ये पूरी कंप्लेन रूट होके गई हेमंत नागराले, मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास। हेमंत नागराले ने इस पूरे मामले में एडिशनल सीपी रैंक की एक इंक्वायरी बैठाई है। अब वो इंक्वायरी में जो 2 पुलिस वालों की बात की जा रही है, उनके भी बयान दर्ज किए गए हैं। उन पुलिस वालों ने ये कहा है कि हमारा पेट्रोलिंग और पुलिसिंग करने का ये तरीका है, हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, पर हमें किसी ने भी स्नूपिंग करने को नहीं कहा था, जासूसी करने को नहीं कहा था, ना ही हम समीर वानखेड़े की जासूसी कर रहे हैं। ये बातें इंक्वायरी में अभी तक सामने आई है। अब मुंबई पुलिस समीर वानखेड़े को बुलाकर उनका भी बयान लेना चाहती है। यही वजह है, सूत्र मुंबई पुलिस में हमें बता रहे हैं वो ये है कि समीर वानखेड़े को जल्द समन किया जा सकता है अंकित, और उनका बयान इस पूरी इंक्वायरी जो चल रही है उसमें उनका बयान लिया जा सकता है। समीर वानखेड़े इस वक्त आर्यन खान केस जो है उसको भी देख रहे हैं। बॉलीवुड के बड़े बड़े जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा मामला था उसमें भी समीर वानखेड़े ने एक अहम भूमिका निभाई थी। कई सारे स्टार्स को वो पहले ही इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके ऊपर मुंबई पुलिस जो है वो जासूसी कर रही है, उनके ऊपर स्नूपिंग करी जा रही है। इसी मामले में उनको समन किया गया है, उनका बयान दर्ज कराने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धांत हमसे बातचीत करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। आपको याद है 2 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कोयले की कमी को लेकर। बार बार बात उठ रही थी कि देश में कोयले की कमी हो रही है, बिजली का संकट पैदा हो सकता है। देश में कोयले की कमी को लेकर राज्य सरकारों और केंद्र के बीच में कुछ दिनों से खींचतान लगातार चल रही थी। राज्य सरकारें लगातार कोयले की कमी की बात कह रही थी, वहीं केंद्र सरकार कोयला आपूर्ति के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, ऐसा केंद्र सरकार का लगातार दावा रहा है। लेकिन इस सरकार ने कहा कि राज्य सरकार यानी कि केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकार को पहले कोयले से स्टॉक लेने के लिए कई बार आवेदन किया गया, आग्रह किया गया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राज्य सरकारें कोयले के नाम पर राजनीति कर रही थी? दर्जनों जो पावर प्लांट है विभिन्न राज्यों में बंद पड़े हैं कोयला के कमी के कारण से। कई राज्यों में बिजली का संकट है, कटौती की जा रही है। राज्य सरकारों ने ब्लैकआउट का डर जताया, कोयले के संकट को एक बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन एक बात बताना भूल गए कि जब कोयला मंत्रालय ने जनवरी में पत्र लिखकर स्टॉक लेने के लिए कहा था, तब प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? देश के कई राज्यों ने बिजली संकट पर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी। कई राज्यों में इसे लेकर बैठकों का दौर चला। कई राज्यों में बिजली कटौती की गई तो कई राज्यों में कटौती का प्लान तैयार कर लिया गया। लेकिन किसी भी राज्य ने ये एक बार भी नहीं बताया कि जब कोल इंडिया कोयला लेने को कह रहा था तब क्यों नहीं लिया। इतना ही नहीं, सूत्रों ने यह भी बताया है कि झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के पास भी कोयले के खदान हैं, लेकिन इन राज्यों में बहुत कम मात्रा में खनन किया गया या फिर न के बराबर खनन हुआ। कोयला मंत्रालय का साफ कहना है कि राज्यों के खनन न करने और कोल इंडिया के समय पर स्टॉक न लेने की वजह से मौजूदा संकट पैदा हुई है। कोल इंडिया राज्यों को जनवरी में ही स्टॉक बिल्डिंग के लिए क्यों कह रहा था, उसके पीछे एक बड़ी वजह है। कोयले का अत्यधिक भंडारण इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि आग लगने का खतरा होता है। इसके अलावा बारिश में कोयला खराब होने का भी डर रहता है। इतना ही नहीं, सरकार का राज्यों पर एक और आरोप है। कोयला मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कोल इंडिया पर राज्यों का करीब 20,000 करोड़ का बकाया है। महाराष्ट्र पर 3,176.1 करोड़, उत्तर प्रदेश पर 2,743.1 करोड़, पश्चिम बंगाल पर 1,998.6 करोड़, तमिलनाडु पर 1,281.7 करोड़ और राजस्थान पर 774 करोड़ रुपए। अब यह सोचने वाली बात है कि जब राज्यों पर इतना बकाया है तो फिर राज्य कैसे डंके की चोट पर कोल इंडिया के पास डिमांड प्लेस कर रहे हैं। ऐसे में सवाल तो यह है कि अगर केंद्र सरकार ने कोयला स्टॉक करने को कहा था तो ऐसा क्यों नहीं किया? अगर कोयला स्टॉक नहीं किया तो अब केंद्र सरकार पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? कोल इंडिया का बकाया अभी तक क्यों नहीं चुकाया? सवाल उठा तो राज्य सरकार की तरफ से सफाइयां भी आई। एनसीएल कंपनी को 1 रुपया भी देना बकाया नहीं है। लेकिन सर कोल इंडिया ने इस तरह की बात कही है कि 600 करोड़ का बकाया चल रहा है।
NCL कंपनी जहाँ से हमको 7 रैक मिलती है, एक नया पैसा बकाया नहीं है, बल्कि हमारा पैसा अग्रिम दिया हुआ है। जहाँ तक EICL कंपनी है, उसका हमारा 277.5 करोड़ रुपया में बकाया है। लेकिन दूसरी ओर 459 करोड़ का एक डिस्प्यूटेड अमाउंट जो है, जिसमें मतलब घटिया क्वालिटी का कोयला आया है, उसका हमने क्लेम किया हुआ है। बहरहाल बकाये को लेकर केंद्र और राज्य का अलग अलग वर्जन है, ठीक उसी तरह जैसा कोयले की किल्लत को लेकर स्टैंड था। इधर कोयले की आपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई। कोयले के स्टॉक को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। केंद्रीय विद्युत मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला खदानों का दौरा भी किया है, जहां मानसून के बाद पानी निकालने और कोयला उत्पादन का काम तेजी से चल रहा है। केंद्र ने कहा है कि सरकार अगले 5 दिनों में कोयला उत्पादन 1.94 मिलियन टन से बढ़ाकर 2 मिलियन टन प्रतिदिन करेगी। देश में कोयले की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन इस क्राइसिस को दूर करने में केंद्र की मदद करने के बजाय इस पर राजनीति करना बिल्कुल जायज नहीं है। जयपुर से भंवर पुष्पेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो आपने देखा कोयले को लेकर राज्यों ने अभी तक पैसे ही नहीं दिए हैं और उसके बाद भी इस तरह की पूरी एक कंट्रोवर्सी, इस तरह का एक पूरा राजनीति का जो माहौल है वो जरूर बनाया गया। लेकिन अब बात करता हूं एक ऐसा टॉपिक जो लोकतंत्र पे हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं। अब सरकार तो थकती नहीं है, आप भी परेशानी करते करते बोलते बोलते थक गए होंगे, लेकिन हम नहीं थकेंगे, लगातार आपको बताते रहेंगे कि महंगाई कैसे आपकी जेब काट रही है। अब तो आम जनता भी थक गई है। मतलब न्यूज रूम में भी हम लोग कई बार सोचते हैं कि फिर महंगाई दिखानी पड़ेगी, लेकिन आपके सरोकार की खबर है तो महंगाई रोज लेके आपके लिए आता जरूर रहूंगा। अब जो जनता है वो पेट्रोल डीजल की कीमतें जो बढ़ना है, ये एक बिल्कुल आम बात हो गई है। ऐसा लगता है कि रोजमर्रा की एक घटना है जो रोज घटती जा रही है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज एक बार फिर कितने दाम बढ़े, किस तरीके से पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो दोबारा बढ़ गए। अब शहर अगर मैं आपको बताऊं किस शहर में कितने का मिल रहा है, दिल्ली के अंदर इस वक्त पेट्रोल जो डीजल है वो 93.52 रुपए का मिल रहा है, और मुंबई में और पेट्रोल जो है वो 104 रुपए और 69 पैसे का मिल रहा है। मुंबई में 101 रुपए 40 पैसे का डीजल है और 110 रुपए 75 पैसे का पेट्रोल है। कोलकाता की अगर बात करें तो 96 रुपए 63 पैसे का डीजल है, 105 रुपए 43 पैसे का पेट्रोल है, और चेन्नई में 57 रुपए 93 पैसे का डीजल है और 102 रुपए 10 पैसे का पेट्रोल है। इस महीने मैं आपको बताता हूं, थोड़ा खड़ा हो जाता हूं, कुछ आपके लिए बनाया है हमने कुछ खास। इस महीने 10 बार पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। एक एक करके आपके सामने गाड़ियां जो आ रही हैं। 4 अक्टूबर को देखिए 25 पैसा बढ़ा था पेट्रोल पे, फिर 5 अक्टूबर को 25 पैसा बढ़ा दिया, 6 अक्टूबर को एक बार फिर 30 पैसा बढ़ाया, और 30 पैसा बढ़ाने के बाद आप ये देखते रहिए किस तरीके से पेट्रोल बढ़ता रहेगा। 8 अक्टूबर को आ गया 30 पैसा फिर बढ़ा, 9 अक्टूबर को आए 30 पैसा फिर पेट्रोल बढ़ा दिया गया, 10 अक्टूबर को डीजल में 35 पैसे, पेट्रोल में 30 पैसे, 13 अक्टूबर को 30 पैसे पेट्रोल में, 35 पैसे डीजल में, कुल मिलाकर 2 रुपए 55 पैसे पेट्रोल बढ़ चुका है और 3 रुपए डीजल बढ़ चुका है। लगातार महंगाई की मार जारी है। ये पूरा त्योहारों का मौसम आने वाला है, उसके बाद जनता जिस तरीके से परेशान हो रही है उसको लेकर अब यही कहना होगा कि शायद सरकार को भी इससे एक अंग्रेजी में शब्द होता है इम्यूनिटी हो गई है, और वैसे ही इम्यूनिटी लगता है कि जनता को भी अब दर्द, कितनी देर तक आदमी को दर्द महसूस होता रहेगा, एक लगातार दर्द चल रहा है तो आदमी को झेलने की आदत पड़ जाती है। पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ ही रहे हैं। आज सरकार ने एक खुशखबरी जनता को दी। क्या है खुशखबरी? त्योहारों से पहले खाद्य तेलों के दाम में कटौती की खबर आ रही है। त्योहारों से पहले खाद्य तेलों के में जो खुदरा कीमतें हैं उसको कम करने की बात सरकार लगातार कह रही है, और कह रही है कि हम कोशिश भी कर रहे हैं। खाद्य तेलों के जो भंडारण सीमा है उसको भी तय करने के बाद बुधवार को पाम, सोया और सूरजमुखी के जो कच्चे तेल हैं उस पर बेसिक सीमा शुल्क भी घटा दिया गया। इसके चलते पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी का जो खाद्य तेल है उसके दाम में 15 रुपए की कमी आने की संभावना है, ऐसा लगातार बताया जा रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा आपको जरा समझा देते हैं। ये देखिए, पहले जो क्रूड पाम था वो 24.75%, और जो ड्यूटी में जो कटौती हो रही है वो है अब उसे कम करके 8.25% कर दिया गया है। आरबीडी पामोलिन
35.75% और इसी पे अगर आप देखेंगे तो 19.25% इसको अप कर दिया गया है। क्रूड सोया तेल जो है उस पे पहले जो ड्यूटी थी वो थी 24.75%, उसको अब 5.55% कर दिया गया। अब आपको लग रहा होगा कि बड़ी सरकार ने आपके ऊपर 15 रुपए की जो दाम की कमी कर दी है, वो एक बड़ी आपके लिए राहत की बात है और तो अच्छी बात है आपके लिए। लेकिन आपको ये भी याद दिला देते हैं कि बीते साल में तेल के जो दाम हैं वो कितने बड़े हैं। तो तेल के दाम करीब 15 रुपए की कटौती होगी, ऐसा सरकार कह रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जनता को यह भी बताना बहुत जरूरी है कि सरकार ने इससे पहले जो बढ़ाए कितने थे और घटाए कितने हैं। अगर मैं बात करूं मार्च 2020 की और उसकी तुलना करूं अक्टूबर 2021 से, तो कितना महंगा हुआ है मूंगफली का तेल आपको दिखा देते हैं। 147 रुपए 87 पैसे पर बिक रहा था, जो अब 182 रुपए 83 पैसे पर बिक रहा है, यानी कि 34 रुपए की बढ़ोतरी हुई। सरसों के तेल में करीब 66 रुपए 10 पैसे की बढ़ोतरी हुई। वनस्पति का जो तेल है 47 रुपए 28 पैसे की बढ़ोतरी हुई। सोया तेल में 53 रुपए 87 पैसे की बढ़ोतरी हुई और सूरजमुखी का जो तेल है उसके अंदर कुल मिला के 58 रुपए 63 पैसे की बढ़ोतरी हुई। पाम तेल के अंदर 45 रुपए 46 रुपए मान लीजिए उसकी बढ़ोतरी हुई है। तो अब सरकार ने बढ़ाया तो इतना पैसा, सब में ऑन एन एवरेज मान लीजिए कि 50 रुपए के आसपास बढ़ाया गया, 15 रुपए कम कर दिया, उसको आप अपने राहत मान लीजिए। क्योंकि चलिए आपको थोड़ी तो सरकार ने जो इतना पैसा बढ़ाया था उसमें इतना सा कम करके आपको राहत की बात तो जरूर दी है। अब आपको बताते हैं कि हम कल मिलेंगे आपसे, फिर से आपके मुद्दों की जो खबरें हैं उनको लेकर आते हुए, उन पे बात करते हुए, उस पे आपको कोशिश करेंगे कि खबरों का पूरे तरीके से विश्लेषण यहाँ पे करते हुए हम आपको ज़रूर नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। टाइम्स ऑन ऑफ भारत से जुड़े रहिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।